हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है बहुत बहुत अच्छे होंगे आप लोग और भैया पढ़ाई चल रही होगी बहुत अच्छी वाली। आज का टॉपिक जो आपको दिख रहा है दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। दिखने में या सुनने में बड़ा आसान सा टॉपिक कि साहब त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या ही पढ़ाना है, लेकिन अगर आप एसएससी की हिस्ट्री देखोगे तो यहाँ से बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस मैं आपको आज के सेशन में भी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले इस पूरे कंसेप्ट को, पूरे डिटेल को समझते हैं कि भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि यहां पर कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों चीजों से आपका पूरी चीजें क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल के निकालने के आप लोग प्लीज मेरे साथ साथ जब भी देखिएगा वीडियो तो कमेंट में लिखिएगा कि आपको कौन कौन से तरीके पता हैं, फिर मैं उन तरीकों पे बात करूंगा। सबसे पहला, मान लो कि मेरे पास एक ट्रायंगल है इस तरीके से, कुछ ए बी सी। ये एक ट्रायंगल है अपने पास ए बी एंड सी, ये एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में क्या करना है, इस त्रिभुज का मुझे निकालना है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालने के कई तरीके होते हैं, कैसे निकालेंगे जरा समझते हैं। एक जो बचपन से आपने एक तरीका पढ़ रखा है, जो सबसे यूनिवर्सल फॉर्मूला है, दैट इज इसका एक एरिया निकालने का तरीका होगा वो 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। ये आप सबने पढ़ रखा होगा एंड दिस इज अ यूनिवर्सल मेथड। मतलब त्रिभुज कैसा भी हो उसका क्षेत्रफल निकालने का एक यूनिवर्सल मेथड ये है कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ये एक तरीका है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि इसी के साथ साथ समझते भी जाते हैं कि मान लो कि जो फिगर बना हुआ है इसका एरिया निकालना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब इस केस में निकालना पड़ेगा हाइट कहीं ना कहीं से, अगर हाइट नहीं तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके निकालना पड़ेगा। ये एक तरीका होता है। मैं इसके तीनों भुजाओं का भी नाम लिख ले रहा हूं। ये क्या है आपके पास भुजा, दिस इज ए, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। ये तीन भुजाएं हैं। अब यहां पर अगर मुझे हाइट नहीं पता है तो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, फिर उसके बेस पे कैलकुलेट करूंगा जैसी वैल्यूज होंगी। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब मान लो कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हैं, अलग अलग हैं, जैसे कि यहां पर मेंशन है ए बी सी। मतलब त्रिभुज कैसा हुआ, एक विषम बाहु त्रिभुज हुआ। अगर त्रिभुज एक विषम बाहु त्रिभुज है यानी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, स्केलीन ट्रायंगल हैं, तो ऐसे केसेस में हम एक हीरोज फॉर्मूला यूज करते हैं। अब हीरोज फॉर्मूला क्या कहता है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं कि हम लोग यहां पर दूसरा जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज हीरोज फॉर्मूला। और इस हीरोज फॉर्मूला में हम लोग क्या यूज करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं एस। एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर जिसे हम लोग कहते हैं अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल बटे में 2, यानी कि a प्लस में b प्लस में c डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा अर्ध परिमाप। यहां तक बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। ये हो गया अर्ध परिमाप। अब जब मैं हीरोज फॉर्मूला लगाता हूं तो हीरोज फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला दैट इज एस, फिर एस माइनस ए यानी कि एक भुजा, इंटू में एस माइनस बी, इंटू में एस माइनस सी यानी कि तीनों भुजाएं यहां पर हम लेते हैं इस तरीके से। तो ये भी स्पेशली स्केलीन ट्रायंगल का एरिया निकालने का ये एक फॉर्मूला है जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो हमने सबसे पहला फॉर्मूला तो भाई यूनिवर्सल फॉर्मूला है, मैंने इसकी बात कर ली। दूसरा फॉर्मूला जिसकी बात की दैट इज हीरोज फॉर्मूला। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इसके सिवा जो अगले दो फॉर्मूला की बात करने वाला हूं उनको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि अगले जो दोनों हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मतलब ये तो आपको पता है, लेकिन अगले जो दोनों हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आते हैं, लेकिन आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो मैं अगली स्लाइड में बढ़ता हूं। अगला जो एरिया का फॉर्मूला है दैट इज हाफ ए बी साइन थीटा। क्या है ये फॉर्मूला, डिटेल में समझेंगे। देखो मान लो कि मेरे पास कहीं पर ये कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाता हूं मैं, तो इस तरफ ले लेता हूं। मान लो कि अपने पास कहीं पर ये एक ट्रायंगल दे रखा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब मान लो कि ये क्या है, इसको मैंने स्मॉल ए ले लिया, इसको मैंने स्मॉल बी ले लिया और इसको मैंने स्मॉल सी ले लिया।
अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा कि भाई अगर ऐसा त्रिभुज है, मुझे जो यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणी ऊंचाई, उससे अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो सही अप्रोच क्या होगा भैया? सही अप्रोच ये होगा कि अगर मुझे उससे निकालना है तो मैं सबसे पहले एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ करूंगा, ये 90 डिग्री पे, और इसको मैंने क्या कह दिया? एच कह दिया। तो इसका एरिया अगर मैं कैलकुलेट करूंगा यहां पर, तो एरिया कितना आ जाएगा? एरिया आ जाएगा 1/2। एरिया कितना आ जाएगा भैया यहाँ पे? ये आ जाएगा 1/2 इंटू में बेस कितना है a, और इंटू में हाइट कितनी है h, हाफ ए एच इसका एरिया आ जाएगा, जिसे मैं डेल्टा से डिनोट कर रहा हूं। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन h कहां से आएगा? h तो पता ही नहीं ना, अगर मुझे नहीं पता है एग्जाम पेपर में तो कैसे निकालेंगे? दोस्त मैंने काम किया, ये वाला एक एंगल ले लिया, ये वाला एक एंगल ले लिया, ठीक है, ये क्या है? एंगल बी है। अब अगर मैं इस ट्राइंगल में, यानी कि मैं इसको अलग से हाईलाइट कर रहा हूं, कौन सा ट्राइंगल है, तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको दिखाता हूं। मैंने ट्राइंगल यहां पर ये वाला लिया, इसको मैं जस्ट अ मिनट, इस वाले पार्ट को जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला पार्ट, इसका नाम मैं यहां पर कुछ डी रख दे रहा हूं। तो आपके पास एक त्रिभुज है ABD जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया, और अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में आपसे कहूं कि भैया साइन बी की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ट्रायंगल ABD में इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है h, और हाइपोटेन्यूज कितना है c। तो साइन b की वैल्यू आ गई h/c, कोई डाउट नहीं है। यहां से अगर मैं हाइट को रिप्रेजेंट करूं कि दिस h इज इक्वल टू c साइन b, h बराबर कितना आ जाएगा? c साइन b, कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर मैं यहां से एरिया देखूं तो ये आ जाएगा 1/2a, और h की वैल्यू आपने लिखा c साइन b, तो AC साइन बी, ये आ गया एरिया। अब जरा इसको जरा ध्यान से देखो कि क्या एग्जैक्टली निकला, इसका मतलब क्या है। आपके पास डेल्टा आ गया हाफ AC साइन बी, मतलब मैं ये वाला अगर एंगल ले रहा हूं तो एक भुजा मैंने ये लिया है, दूसरी भुजा मैंने ये लिया है, और ये बीच का एंगल लिया है। तो इसका मतलब अगर किसी ट्रायंगल में दो भुजाएं मुझे पता है और उनके बीच का एंगल पता है, तो फिर मैं एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये कितना आ गया? हाफ AC साइन बी। इसी तरीके से अगर मैं इसका, अब ये बराबर किसके होगा? अब देखो एक ट्रायंगल है तो मैं एरिया चाहे किसी भी तरीके से निकालूं, लेकिन एरिया तो कांस्टेंट ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दुनिया का कोई भी मेथड लगा दूं, लेकिन उस त्रिभुज का एरिया तो नियत ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो इसका मतलब इसका एरिया ये भी हो सकता है 1/2। अगर मैं ये भुजा ले लूं, ये भुजा ले लूं, और बीच का एंगल ये ले लूं, तो हाफ BC, और ये आ जाएगा साइन A, ये भी इसका एरिया आ जाएगा। और यही बराबर होगा अगर इस बारी में इस एंगल को ले लूं, तो हाफ ये A है, ये B है, और ये कितना आ जाएगा? साइन C, तो हाफ AB साइन C। ये तीनों वैल्यूज बराबर होंगे, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया आप कैसे भी फाइंड आउट करोगे, यू विल गेट द सेम वैल्यू इन ईच केस। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम, इट इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर आपको किसी ट्रायंगल में दो भुजाएं और बीच का कोण पता है, तो आप यहां से निकाल सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल। बोलिए अगर इस बात में कोई डाउट है। एकदम सिंपल सी बात थी, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, बट दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। खूब भर भर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो मैंने तीन तरीके पढ़ लिए, हाफ बेस इनटू हाइट, यूनिवर्सल फॉर्मूला। दूसरा मैंने हीरोज फॉर्मूला पढ़ लिया, √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तीसरा मैंने अगर दो भुजाएं और बीच का कोण दे रखा है, उस केस में भी हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और चौथा एक एरिया से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, बट दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, हालांकि मैंने पहले बताई हुई है, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। वो क्या है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ये है दोस्त कि अगर कहीं पर एक ही वर्टेक्स पर, ये एक वर्टेक्स है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक ही वर्टेक्स पर और एक स्ट्रेट लाइन जो बेस की तरीके से काम करेगी, उस पर अगर मल्टीपल ट्रायंगल्स है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, ये वर्टेक्स है, इस पर मैंने 4-5 ट्रायंगल बना दिए। ट्रायंगल 1, ये हो गया ट्रायंगल 2,
ये हो गया ट्रायंगल 3 और ये हो गया ट्रायंगल 4। तो क्या बात निकली कि एक ही वर्टेक्स है और सेम स्ट्रेट बेस लाइन पर मल्टीपल ट्रायंगल सिचुएटेड हैं। तो इन त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है उनका रेशियो वही होता है जो इनके बेस का रेशियो होता है। ये बड़ी काम की बात है। मतलब क्या है मैं समझा रहा हूं। दिस पॉइंट इज ए, this point is B, this point is C, this point is D, this point is E and this point is F। ये हो गया। अब मैं इसको क्या कह सकता हूं, this is A, ये कितना हो जाएगा B हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा C हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा D। मान लो कि ये चार बेस A B C D हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहां पर जो मुझे चार ट्रायंगल दिख रहे हैं कौन कौन से, ए बी सी, ए सी डी, ए डी ई, ए ई एफ, ये चारों ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो वही होगा जो बेस का रेशियो है, विच इज ए बी सी एंड डी। ये बड़ी काम की प्रॉपर्टी है। कैसे आएगी, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। देखो अब इसका लॉजिक क्या है, अगर मैं एक काम करूं यहां पर कि मैं यहां पर भैया इस बी एफ रेखा के समांतर एक रेखा इस वर्टेक्स ए पर खींचता हूं कुछ इस तरीके से। यहां पर मैंने कुछ इस तरीके से एक रेखा खींच दी इसके पैरेलल। मान लो कि मैंने इसका नाम क्या लिख दिया, एम एन। और मैं क्या मान रहा हूं, मैंने ये मान लिया कि जो ये बी एफ रेखा है ये बी एफ इज पैरेलल टू एम एन। यहां तक बात क्लियर है। अगर ये पैरेलल है तो आप सबको पता होगा कि दो समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। ये बात सबको पता है। इसका मतलब अगर मैं ये लेंथ चेक करूं यहां पर तो दिस इज, मान लो कि मैंने इसको h मान लिया तो ये h ही होगी। अगर मैं इसकी ऊंचाई चेक कर लूं तो ये भी क्या आ जाएगी, h ही आ जाएगी। अगर मैं यहां से चेक कर लूं इनमें से किसी की तो ये भी क्या आ जाएगी, h ही आ जाएगी। अगर मैं इसकी चेक कर लूं तो ये भी कुछ ऐसे आ जाएगी और ये भी क्या आ जाएगी, h ही आ जाएगी। क्योंकि भैया समांतर रेखाएं हैं तो ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है, कोई डाउट नहीं। अब अगर मैं यहां से निकालूं, मैं लिखूंगा जानबूझ के कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ। ये इन चारों का रेशियो मुझे निकालना है। तो यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या बताए, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 आधार है a, ऊंचाई है h। ये कितना आ जाएगा, 1/2 बेस है b, ऊंचाई कितनी है h। ये हो जाएगा 1/2 बेस है c, ऊंचाई कितनी है h। और ये हो जाएगा 1/2 बेस है d, ऊंचाई क्या है h। यही तो बनेगा, बोलो हाँ या ना। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो ये हाफ h आपका सब जगह है तो ये कैंसिल आउट होता जाएगा। एरिया का रेशियो आ जाएगा A/B/C/D। ये आ जाएगा इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। मतलब क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एक ही वर्टेक्स पर अगर एक स्ट्रेट लाइन खींची गई है बेस के तौर पर, उस पे मल्टीपल ट्रायंगल्स बनाए गए हैं तो उन ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो वही होता है जो कि यहां पर उनके आधारों का अनुपात होता है। ये बात समझ में आ गई। कुल जमा 4 बातें बताई। हाफ बेस इनटू हाइट यूनिवर्सल फॉर्मूला है। अगर स्केलीन ट्रायंगल है तो हीरोज फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। इसके सिवा अगर हमने जो हाफ ए बी साइन थीटा मतलब 2 भुजा और बीच का कोण दे रखा है, वहां से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी ट्रायंगल हो। और चौथा यह है कि अगर सेम वर्टेक्स पर एक स्ट्रेट बेस लाइन पर मल्टीपल ट्रायंगल सिचुएटेड हैं तो उनके एरिया का रेशियो वही होगा जो उनके बेस का रेशियो होगा। सो A/B/C/D, यहां पर ये बातें आ गई। आई होप यहां तक आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ स्पेशल केसेस भी साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये क्लैरिटी बिल्कुल बनी रहे। देखो अब ट्रायंगल्स की अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल में क्या आ गया, जैसे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये केस जरूरी है, मैं अलग से तो जब कभी बताऊंगा ये अभी फिलहाल मैं बता दे रहा हूं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब समबाहु त्रिभुज ये है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का देखो भैया एरिया कितना होगा।
आप सबको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी ये ए है, ये ए है और ये क्या है, ए है। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। कैसे आएगा, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। मान लो कि मुझे इसका एरिया निकालना है, तो मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और मैंने कहा है इसको दोस्त ये एच है। अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि इस केस में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इस पार्ट को मैं क्या कह सकता हूं, दिस इज a/2। ये वाला पार्ट भी क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट भी आपके पास a/2 आ जाएगा। अब अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखूं, ये वाला ट्रायंगल, और मैं कहूं कि मुझे h की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, तो भैया अगर ये 90 डिग्री है तो इसमें मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं। पाइथागोरस लगाया यानी a² इज इक्वल टू a²/4 प्लस में h², ये लिख सकता हूं, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब यहां से h² बराबर a² माइनस में a²/4, यानी कि 4a² माइनस a² विच इज 3a²/4। यहां से अगर मैं निकालूंगा तो h बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 3a/2, ये आ जाएगी h की वैल्यू। यानी कि ये भी काम की बात है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है, √3/2a। दिस इज द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। आई होप इट इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अब आ जाता हूं मैं, अब ये तो आ गया दोस्त इसकी ऊंचाई, लेकिन अपने को चाहिए क्या, अपने को तो एरिया चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। वैल्यू पुट करता हूं मैं 1/2। अब देखो बेस यहां पर ये है टोटल बेस, बेस की वैल्यू कितनी है a, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू में a, और हाइट आपने निकाला है √3/2a, तो ये आ जाएगा √3/2a। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा √3, 2 इंटू 2 यानी कि 4, और ये आ जाएगा a²। √3/4 a² इज द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अक्सर खूब भर भर के पूछा जाता है, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आपका ये होता है। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर बेस बाय 2 यही होता है, तो उसमें कुछ ऐसी बताने की जरूरत है नहीं। अगला आ जाता हूं मैं, आपका कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। हालांकि मैं ये कहता हूं कि बहुत ज्यादा रिक्वायर है नहीं, लेकिन एक आध परीक्षाओं में मैंने वेरिएबल के फॉर्म में क्वेश्चन देखे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर कहीं पर ऐसा हो गया कि आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि इफ दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है, यहां पर ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हैं, इसको मैंने ए कह दिया, ये बी है और ये भी आपके पास बी है, ऐसा मैंने यहां पर लिख लिया। या ये वेरिएबल चेंज कर दे रहा हूं मैं, ये वेरिएबल चेंज करके मैंने कहा कि दोस्त ये x है, ये दोनों y एंड y है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब अगर इसका एरिया निकालना है, हम ऐसे हर क्वेश्चन में ऐसे ही निकालेंगे, तो प्रोसेस पर फोकस करिएगा। कैसे निकालते हैं, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो सबसे पहला काम मैं यहां पर क्या करूंगा, ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरीके से, दिस इज पॉइंट डी। अब देखो, अगर ये परपेंडिकुलर दोनों बराबर भुजाओं वाले वर्टेक्स से, दोनों बराबर भुजाएं जिस वर्टेक्स से निकली, अगर वहां से ड्रॉ किया, तो दिस परपेंडिकुलर विल आल्सो बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये बात मैं बता चुका हूं पहले डिटेल में। दैट मींस दिस पार्ट इज नथिंग बट x/2, दिस पार्ट इज नथिंग बट x/2, और ये पार्ट क्या है आपके पास, हाइट है। अब सेम वही काम कि अगर मुझे यहां पर हाइट निकालनी है, अगर मुझे हाइट निकालनी है तो इस वाले ट्रायंगल में यानी कि ABD में मैं अप्लाई करूंगा पाइथागोरस थ्योरम। बोलिए कोई डाउट है। अब पाइथागोरस थ्योरम की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर, यहां से आ जाएगा y² इज इक्वल टू h² प्लस में x²/4, ये आ जाएगा। अब देख लो, ये बन जाएगा y² माइनस में x²/4 इज इक्वल टू h², तो h बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, और ये बन जाएगा, इसको आप चाहे तो ऐसे लिख लो, 4y² माइनस में x²/4, या फिर 1/2 और ये अंडर रूट के अंदर 4y² माइनस में x², ये आ जाएगी हाइट की वैल्यू। एक आध बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं,
मैं पर्सनली बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूंगा कि आपको ये फॉर्मूला याद करना है, आपको मिलेगा बहुत जगह, मैंने बता दिया। प्रोसेस अगर समझ में आ गया तो कभी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल आएगा, यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द आंसर। आपको यही प्रोसेस वहां पे ऑप्ट करके, रादर देन कि आप ये फॉर्मूला रटो, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया हाइट। अब इसका एरिया अगर मैं डेल्टा निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, 1/2। बेस कितना है अपने पास h, और हाइट कितनी है अगेन 1/2, और ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 4y² माइनस में x²। तो ये बन जाएगा x/4 और अंडर रूट के अंदर 4y² माइनस में x²। ये आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। तो आप यहां से कोई अगर समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आप उसका एरिया इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बारी क्वेश्चन, चूंकि मुझे आगे पढ़ाना है तो मैं चीजें रिकॉल कराते जा रहा हूं, बहुत बारी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब आपको इन रेडियस या सरकम रेडियस दिया जाएगा और वहां से एरिया का रिलेशन कुछ ना कुछ निकालने के लिए दिया जाएगा। मैं बता चुका हूं, इसलिए बस आपको सब कुछ प्रूफ कर चुका हूं, इसलिए बस रिलेशन रिकॉल करा रहा हूं कि अगर इन रेडियस की बात करें कि इन रेडियस का एरिया से क्या रिलेशन होता है, तो इन रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन में s। ये चीज मैं पहले प्रूफ कर चुका हूं, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव राइट नाउ, राइट। और अगर कहीं पर मैं सरकम रेडियस की बात करूं, सरकम रेडियस यानी कि परित्रिज्या, तो इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। दिस इज ABC अपॉन में 4 डेल्टा। ये होता है आपका तीनों भुजाओं का प्रोडक्ट अपॉन में 4 डेल्टा। तो कई बारी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये इन रेडियस है सरकम रेडियस से रिलेशन बेस्ड भी आ जाते हैं। तो ये रिलेशन बस आपको याद होना चाहिए, ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है। अगर कोई पहली बार देख रहा है तो फिर भैया कहाँ मिलेगा, आप 100 गोल्डन रूल्स कंसेप्ट के आप जब जाओगे सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल्स में तो वहां आपको सरकम सेंटर भी मिलेगा, वहां आपको इन सेंटर भी मिलेगा। इन दोनों फॉर्मूलेस के डिटेल्ड प्रूफ आपको वहां पर मिल जाएंगे, यू कैन गो एंड चेक, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। एरिया का बेसिक वाला पार्ट तो हमने कवर कर लिया, लेकिन मैंने कहा कि बात यहां तक सीमित नहीं है, एरिया पे क्वेश्चंस बहुत बेहतर बनते हैं। तो मैं उन क्वेश्चंस को यहां पर अब डिस्कस आपके साथ करूंगा। देखते हैं क्या है हमारे आज के क्वेश्चन, ठीक है। आ जाता हूं मैं क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल पे, जिस पे हम बात ही कर रहे थे। अब जाते हैं जरा इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन यहां पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। क्या है क्वेश्चन, मेरे साथ साथ आप लोग ट्राई करोगे। यहाँ पे कह रहे ABC और ADE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। पहला ट्राइंगल है ABC, जरा मैं बनाता हूं, इसको अलग से हाईलाइट करता हूं। तो मैं यहाँ पे हाइलाइटर का ही यूज कर ले रहा हूं। ABC यानी कि ये वाला ट्राइंगल जिसको रेड कलर से मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, दिस इज ट्राइंगल ABC, कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है, ठीक है। और ADE क्या है जरा देखता हूं मैं, यहां पे मैं चला गया ADE, मतलब मैं इसको उठा के यहां पर कुछ इस तरीके से मिला दूं, यहां से कुछ ऐसे चला जाएगा और ये कुछ ऐसे चला जाएगा। इन दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो पूछा गया है। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, आपको कुछ कुछ मेजरमेंट दे रखे हैं। AB बराबर 6 दिख रहा है मुझे, AC बराबर 4 है, AC 4 है, बहुत अच्छी बात है। AD बराबर 6 है, देख लो अगर AD 6 है तो ये कितना आ जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं है। AE बराबर 6, ये मेजरमेंट मुझे यहाँ पर दे रखे हैं। अब अगर आपको ये बेसिक्स नहीं क्लियर है तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको करेगा बहुत सारी परेशानी कि साहब कैसी करेंगे, व्हाट इज द राइट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखो अब आपको समझाता हूं मैंने आपको एक फॉर्मूला भी प्रूफ किया, वो ये किया कि अगर कहीं पर ऐसा कोई ट्रायंगल आ जाए, ऐसा कोई ट्रायंगल आ जाए, ये एंगल थीटा है, ये A है, ये B है, तो इसका एरिया आ जाएगा 1/2 AB साइन थीटा। बोलो हाँ या ना। ये बात अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। लेकिन मन में एक सवाल होगा कि ये सब तो ठीक है, यहां थीटा का कुछ अता पता नहीं है, कहां से प्रूफ करेंगे। तो दोस्त थोड़ी सी ट्रिगो तो आनी चाहिए थी। अब मैं समझाता हूं, देखो अब अगर मैं ध्यान से देखूं, ये दो ट्रायंगल यहां पर बने हुए हैं, अगर मैं कह दूं कि ये वाला एंगल कितना है, मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको बेटर दिखे, मान लो ब्लू कलर से लिख ले रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल कितना है, तो देख लो ये वाला एंगल को मैंने कितना मान लिया, थीटा मान लिया।
अब सबको पता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो पूरा एंगल कितना होता है 180। 180 में से अगर ये थीटा है तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 180 माइनस थीटा। ये कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो, अगर मैं यहां पर निकालूं, पहला केस है, पहला केस क्या है, यहां पर मैंने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो मुझे किसका रेशियो निकालना है, एक बार में लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यहां पे मैंने लिखा एबीसी, अपॉन में मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मुझे दूसरा फाइंड आउट करना है, दैट इज एडीई। एडीई अब कैसे निकालेंगे जरा देखो। मैंने पढ़ा अभी कि हाफ ए बी साइन थीटा भी जस्ट बताया, मतलब जो दोनों भुजाएं हैं अगर इनके बीच का एंगल अपने को पता है तो अपन एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये देखूं तो बीच का एंगल ये है, एक भुजा ये 4 है, ये भुजा 6 है और ये भुजा 4 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा 1/2 इंटू में 6 इंटू में 4 और इंटू में एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। तो ये मैंने लिख लिया साइन 180 माइनस में थीटा। बोलो हाँ या ना, अपॉन में। अब जरा आपको देखना है ट्रायंगल एडीई, एडीई एंगल कितना है थीटा। तो अब क्या लगाऊंगा 1/2, एक भुजा आपके पास कितनी है 6, दूसरी भुजा जरा ध्यान से देखना, एक भुजा तो ये लिया जाएगा, दिस इज 6 and this one is also 6, this one is also 6, this one is also 6, तो ये हो जाएगा 6 into 6 और अगेन एंगल कितना है इस बारी थीटा, इसका मतलब साइन थीटा डायरेक्ट ले लेंगे, कोई डाउट नहीं है। तो दिस वन इज थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा। हाफ से हाफ कैंसिल आउट, 6 से 6 कैंसिल आउट। अब देख लो साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है। देखो अगर दोस्त एकदम नहीं पता है तो फिर मैं ट्रिगो आपको बताऊंगा ही अलग से, फिलहाल अभी के लिए जान लीजिए, शॉर्ट में कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको दे दे रहा हूं कि अगर कहीं पर जैसे साइन है और ये 90 इंटू में एक केस है ऑड मल्टीपल और एक केस है इवन मल्टीपल और आगे प्लस माइनस थीटा है, ठीक है, साइन हो कॉस हो टैन हो कॉट हो कुछ भी हो। तो अगर 90 का ऑड मल्टीपल है तो ये परिवर्तित होते हैं, मतलब 90 इंटू 1 हो, 90 इंटू 3 हो, 90 इंटू 5 हो, तो ये चेंज होंगे। चेंज कैसे, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। और अगर 90 का इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होते, मतलब अगर 90 इंटू 2 हो, 90 इंटू 4 हो, 90 इंटू 6 हो तो ये चेंज नहीं होंगे, साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टैन टैन में, कॉट कॉट में, इस तरीके से ये आपकी चीजें रहेंगी। और दूसरा, अगर आपको पता है यहां पर कोई भी एंगल होगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। जो सेकेंड क्वाड्रेंट है यहां पर सिर्फ साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ऑल नेगेटिव होते हैं। यहां पर आपके पास टैन एंड कॉट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ऑल नेगेटिव होते हैं। और यहां पर आपके पास सेक और यहां पर कॉस ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ऑल नेगेटिव होते हैं। अब बस इतना बताना था क्योंकि मैं ट्रिगो यहां पे नहीं पढ़ा रहा हूं। तो साइन 180 माइनस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 का इवन मल्टीपल है क्योंकि 90 इंटू 2 प्लस माइनस थीटा है, 90 इंटू 2 माइनस थीटा, मतलब साइन साइन में ही रहेगा। तो इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली साइन थीटा के ही बराबर होगी। तो ये पार्ट और ये पार्ट तो कट जाएगा, आंसर बचेगा 4/6 विच इज 2/3। आंसर कितना बचेगा 2/3। अब आप ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो हाफ ए बी साइन थीटा। अब डाउट क्या होता है, प्रैक्टिस यहीं पर आती है, क्योंकि कई बार अपने को एक दिमाग में माइंडसेट बना हुआ है कि साहब थीटा गिवन होगा, एंगल मेंशन होगा क्वेश्चन में, तब मैं जाके इस प्रॉपर्टी को लगा पाऊंगा और वहीं पर खेल हो जाता है। एक भी एंगल नहीं मेंशन है लेकिन हमने प्रॉपर्टी को अप्लाई किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जिनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन क्लियर है, आंसर इज 2/3। आई होप ये एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट आपको नहीं होगा। अगले प्रश्न में बढ़ता हूं और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं जरा देखते हैं।
अब ये कह रहे हैं कि ट्राइंगल एबीसी में एबी और एसी की लंबाई 17.5 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर है। भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि एडी भुजा बीसी पर परपेंडिकुलर है, एडी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जो इसका मतलब परिकेंद्र, कुल मिला के इसका सरकम रेडियस बताना है, इसका सरकम रेडियस आपको बताना है। क्या कह रहा है कि देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सरकमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल एबीसी, मतलब उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करो जो त्रिभुज एबीसी का परिवृत्त है, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसको। अब बड़ा सिंपल सी बात है दोस्त, देखो अपने पास क्या है, जरा फिगर पहले बना ले। ये कंडीशन दे रखी है तो मैंने बना लिया, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। यहां तक बात क्लियर। एबीसी में एबी और एसी की लंबाई 17.5 एंड 9 सेंटीमीटर है। दिस इज 17.5 एंड दिस इज 9, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब जरा देख लो, भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि एडी बीसी पर परपेंडिकुलर है। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दिस इज एडी, एडी बीसी पर परपेंडिकुलर है, एडी इज इक्वल टू 3। अब ये अपने को दे रखा है कितना, 3, बहुत अच्छी बात है। अब कह रहे हैं कि रेडियस बताओ, किसका रेडियस बताना है, इस वाले सर्कल का, इस वाले सर्कल का आपने रेडियस यहां पर फाइंड आउट करना है, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो सबसे लास्ट में अभी जब मैं सेशन करा रहा था तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, मैंने कहा था कि भाई इस पे क्वेश्चन आते हैं और आपके सामने क्वेश्चन है। ये देखो सरकम रेडियस की बात हुई थी और ये फॉर्मूला क्या होता है, एबीसी अपॉन में 4 डेल्टा, यही फॉर्मूला हम यहां पर यूज करने वाले हैं। कैसे देखते हैं। अपने को एक बात समझ आती है, वो बात ये समझ में आती है कि भाई सरकम रेडियस अगर मुझे कैपिटल आर निकालना है तो कैपिटल आर की वैल्यू होती है ए बी सी अपॉन में 4 डेल्टा। ये बात पता है, प्रूफ भी कर चुका हूं। ए बी सी का मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड्स। अब अगर मैं यहां पे ट्राइंगल की तीनों साइड ले लूं तो फर्स्ट साइड इज 17.5, सेकेंड साइड इज 9 सेंटीमीटर, थर्ड साइड अपने को पता नहीं है तो मैंने मान लिया BC अपॉन में 4। डेल्टा का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 इंटू में आधार, आधार कितना है BC, और इंटू में ऊंचाई जो परपेंडिकुलर था वो 3 था। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ ABC अपॉन 4 डेल्टा की वैल्यू लिख लूँ। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ दोस्त कि देखो BC की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, नहीं पता था बस जरूरत नहीं पड़ी। ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा। 17.5 इंटू 3 मतलब 17×51 और 0.5 इंटू 3 विच इज 1.5, तो 51 प्लस 1.5 52.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 52.5 अपॉन में कितना आ जाएगा, दिस इज 2, ये आ जाएगी कैपिटल आर की वैल्यू। इसका 52 का आधा 26, 0.5 का आधा 0.25, तो ये आ जाएगा 26.25। दिस इज द आंसर। तो कैपिटल आर जो आपसे पूछा गया था, सरकम रेडियस जो पूछा गया था, वो 26.25 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या है कि आपको ज्योमेट्री में लोगों को कठिन बस यही लगता है कि एक सैक्रोसेंट फॉर्मूला लगा के आप आंसर्स नहीं निकाल सकते, एक सैक्रोसेंट प्रॉपर्टी पढ़कर हर बारी आंसर नहीं निकलेगा। हो सकता है एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल प्रॉपर्टीज या मल्टीपल फॉर्मूलों का इंप्लीकेशन हो। जैसा कि एक एग्जांपल, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं लेकिन अचानक से क्वेश्चन किसका आ रहा है, सरकम रेडियस का, तो अपने को वो रिलेशन पता होने चाहिए और ये बार बार प्रैक्टिस करने से आपको आएंगे, तब आप खट से देखो ज्योमेट्री इज वेरी इजी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं यहां पर। तो आपका आंसर यहां पर कितना आ गया, दिस इज 26.25। आई होप इट इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं दी गई आकृति में ट्राइंगल एसटीयू में एसटी बराबर 8 सेंटीमीटर, टीयू बराबर 9 सेंटीमीटर, एसयू बराबर 12 सेंटीमीटर, फिर कुछ कुछ मेजरमेंट दे रखे। क्या पूछा गया है जरा देख लो। ट्राइंगल पीक्यूयू यानी कि ये वाला ट्राइंगल, इसको मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूं, हालांकि फिगर अलग से बनाना पड़ेगा, छोटा है ये फिगर। ट्राइंगल PQU और ट्राइंगल PTR का मतलब क्या हो जाएगा, यहां से इसको ऐसे ले लो, ये ऐसे ले लो और ये ऐसे ले लेगा। इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो क्या है, दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करेंगे जरा समझते हैं,
दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। वैल्यूज का मुझे नहीं पता, सबसे पहली बार ये क्वेश्चन 2017 सीजीएल मेंस में आया था और अभी तक के मेंस की हिस्ट्री में वन ऑफ द माइलस्टोन पेपर 2017 का मेंस था, स्पेशली 9th ऑफ मार्च का पेपर, बाकी सारे ही पेपर अच्छे थे। तो ये 2017 में आया था, सोचो 8 साल पुराना क्वेश्चन है, बट अगेन वेरी मच रिलेवेंट और अभी भी बच्चे इस क्वेश्चन को करने में हालत खराब होती है। इसको करने के कई तरीके भी हैं, इस क्वेश्चन को करने के भी 2 तरीके हैं। तरीके तो और भी हो सकते हैं, जो 2 मेरे जहन में आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका यहां पर बताऊंगा। मुझे वैल्यूज थोड़ी सी 1-2 बार अलट पलट के देखनी पड़ेगी, बट बड़ा फिगर चाहिए, इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे यहां पर चलूंगा। सबसे पहले मैं इसका फिगर बनाता हूं। ये मेरे पास कुछ इस तरीके से एक ट्राइंगल है, हो सकता है मैं 2-3 फिगर बनाऊं आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये मेरे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक ट्राइंगल है, यहाँ पर ये कुछ ऐसे है, ये कुछ इस तरीके से है और यहाँ पर ये कुछ ऐसे है। ऐसा ही शायद अपने पास कुछ फिगर यहाँ पर बन रहा है, मैं एक बार ही देख ले रहा हूँ फिगर यहाँ पर कहीं पर कुछ मिस तो नहीं है। ये ऐसे बन रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसे बन रहा है, शायद ऐसे, मैं एक बार ही चेक कर ले रहा हूँ फिगर। यहाँ पर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ओके फाइन, चलो मैं यहीं पर बना ले रहा हूँ। ये रहा अपने पास फिगर कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये एक लाइन रही, यहाँ पर ये कुछ ऐसे गया है, यहाँ पर ये कुछ ऐसे गया है और यहाँ पर ये कुछ ऐसे गया है, ठीक है। इस फिगर में भी काम चल ही जाएगा। दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज आपके पास क्या है T, ये कितना आ जाएगा S, ये कितना आ जाएगा U और ये कितना आ जाएगा R, क्योंकि सब मुझे बड़ा फिगर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिगर आपको दिख रहा है, एकदम क्लियर है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब बेहद ध्यान से सुनिएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी बताई कि भैया अगर एक ही वर्टेक्स पर मल्टीपल ट्रायंगल्स बन रहे हैं, बेस एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन जो यहाँ पर तीनों ट्रायंगल दिख रहे हैं इनका एरिया का रेशियो वही होगा जो इनके बेस का रेशियो होगा। अगर एबीसी है तो एबीसी ही यहाँ पर होगा। आई होप कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ किया है। अब जरा देखो कुछ कुछ मेजरमेंट दे रखे हैं। एस टी बराबर 8 सेंटीमीटर, दिस वन इज 8 सेंटीमीटर। फिर आपसे कह रहा है टी यू इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, दिस वन इज 9 सेंटीमीटर। एस यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सो दिस वन इज 12 सेंटीमीटर, कोई डाउट नहीं है यहां तक। क्यू यू बराबर 24, Q से लेकर U तक 24 है, अगर ये 12 है तो ये भी कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एस आर इज इक्वल टू 32, S से लेकर R तक 32 है, 32 में से 8 इधर चला गया तो बचा कितना 24। अब देख लो एस आर बराबर कितना हो गया 32, इधर ये 8 है तो ये कितना आ जाएगा 24, कोई डाउट नहीं है। एंड नाउ पी टी इज इक्वल टू 27, P से लेकर T तक 27 है, अगर ये 9 है तो ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है आपको। यहां तक सारी बातें एकदम क्लियर है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपसे इस प्रॉपर्टी का जिक्र किया, अब इसका एक सबसे बेहतरीन यूज केस आपको यहां पर देखने मिलेगा। कैसे, जरा समझिएगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले इस P से S को मिला दिया, एक लाइन मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ की। अब आपको पता है कि अगर एक ही वर्टेक्स है और मल्टीपल ट्रायंगल्स एक सेम स्ट्रेट बेस लाइन पर बने हुए हैं तो उनके एरिया का रेशियो वही होता है जो बेस का रेशियो होता है, पता है ये बात। अगर मैं सबसे पहले मैं कहूं कि S को मैंने एक वर्टेक्स मान लिया, किसको मैंने मान लिया वर्टेक्स S को, और यहां पर मैं आपको ट्रायंगल दिखा रहा हूं। इस वर्टेक्स पर एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है और दूसरा ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। एस एक वर्टेक्स है और इस वर्टेक्स पर आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं जिनको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। अगर इस वर्टेक्स पर ये 2 ट्रायंगल हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात वही होगा जो इनके बेस का रेशियो होगा, बोलो हाँ या ना। अब देखो इसका बेस है 9, मैं अलग से लिख रहा हूं, ये बेस कितना है 9 और ये बेस कितना है 18, मतलब बेस का रेशियो हो जाएगा 9:18 और 9:18 का मतलब 1:2। 9 और 18 रिलेशन क्या है, 2 गुने का। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि दोस्त इसका एरिया अगर 1 आएगा तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसमें बोलो अगर कोई डाउट है, यहां तक बात क्लियर होगी।
कि इनका एरिया का रेशियो तो अपने पास आ गया 1:2। आई होप इस बात में कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट नहीं है तो अब जरा हाँ जस्ट अ मिनट, जो हमारा वैसा पार्ट था उनको मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा डिलीट कर दे रहा हूँ, ताकि क्योंकि बहुत सारी लाइनें खींचनी है तो बेटर तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। 1 और 2 आ गया। अब जरा देखो, अब मैंने कहा दोस्त इस बार मैं पी को वर्टेक्स मान रहा हूं। किसको मान रहा हूं वर्टेक्स? पी को, यानी इस वाले पार्ट को। और अगर मैं इसको वर्टेक्स मानूंगा तो यहां पर भी आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। कौन कौन से ट्रायंगल दिखाता हूं मैं। इस वर्टेक्स पर देखो एक ट्रायंगल तो आपका ये बन रहा है, जो आपको ये येलो कलर से मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं। एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल आपका ये बन रहा है। आपको येलो कलर से जो पार्ट दिख रहा है उसमें 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो देखो P एक वर्टेक्स है और इस वर्टेक्स पर एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, ठीक है। तो इनके भी एरिया का रेशियो क्या होगा? इनके भी एरिया का रेशियो वही होगा जो इनके बेस का रेशियो होगा। और बेस है 12 और 12, मतलब बेस बराबर है तो क्षेत्रफल भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। लेकिन मैंने पहले ही निकाल रखा है कि इसका क्षेत्रफल तो 2 है, इसका क्षेत्रफल 2 है, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना आना चाहिए? 2। रिपीट कर रहा हूं, देखो ये 9 और 18 था तो अनुपात आ गया 1:2। अब मैं इन दोनों येलो वाले ट्रायंगल को देख रहा हूं क्योंकि ये सेम वर्टेक्स पी पर बने हुए हैं। अगर सेम वर्टेक्स पी पर बने हुए हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो वही होगा जो बेस का रेशियो होगा। और बेस का रेशियो कितना हो जाएगा? अगर ये 12-12 है तो ये 2-2 हो जाएंगे, दैट इज 2 and 2। दैट्स इट, सिंपल सी बात है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ता हूं, अननेसेसरी पार्ट को मैं थोड़ा सा डिलीट करता जाऊंगा ताकि थोड़ा सा क्लीन फिगर रहे। तो अब मैं इस येलो वाले पार्ट को डिलीट कर दे रहा हूं। ये मेरा ये पार्ट भी क्या हो गया, मैंने डिलीट कर दिया ताकि फिगर थोड़ा हमारा क्लीन इमेज रहे। यहां तक आपको बात एकदम समझ में आ गई है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। अब आगे आ जाता हूं, मैंने क्या किया, इस बार एक लाइन और ड्रॉ की, दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूं, ब्लू कलर से। और मैंने क्या किया, यू से आर को मिला दिया। यू से मैंने आर को मिला दिया, ध्यान से देखना। और मैंने यू को एक वर्टेक्स कंसीडर किया। मैंने यू से आर को मिला दिया और यू को एक वर्टेक्स कंसीडर किया। जरा आप लोग कमेंट में लिखना कि इस यू वर्टेक्स पर कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं। खुद से देखोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब देखो यू वर्टेक्स पर फिर से 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं। पहला ट्रायंगल ये जो ब्लू कलर से है ये बन रहा है, और दूसरा ट्रायंगल आपको ये जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है ये बन रहा है। अब इस U वर्टेक्स पर मैंने कहा U को मैं कॉमन वर्टेक्स लूंगा तो इस पर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं जो आपको ब्लू कलर से दिख रहे हैं यहाँ, ठीक है। और इन दोनों ट्रायंगल का बेस का रेशियो, इसका 8 है, इसका 24 है। बेस कितना है? एक का 8 है और दूसरे का 24 है। अगर इनका बेस 8 और 24 है तो एरिया का अनुपात 1:3 होता जाएगा। 8 और 24 का रेशियो 1:3, तो एरिया का रेशियो भी 1:3। इसका एरिया ऑलरेडी 1 है तो ये कितना आ जाएगा इसका एरिया? इसका एरिया 3 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। इसका एरिया कितना आ गया? 3 आ गया। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट पार्ट है दोस्त, मैंने आर को एक वर्टेक्स मान लिया। आर को मैंने क्या मान लिया? एक वर्टेक्स मान लिया। अब आर वर्टेक्स पर आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। कौन कौन से 2 ट्रायंगल? पहले आगे बढ़ने से पहले ये वाला पार्ट डिलीट कर दिया जाए ताकि आपको बेटर तरीके से चीजें यहाँ पे दिख जाएं। इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ, जस्ट अ मिनट। चलो ठीक है, अलग से मिला दूंगा। ऐसे थे कुछ लाइन, ठीक है। अब देख लो, अब इस आर वर्टेक्स पर आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। आर वर्टेक्स पर आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, कोई डाउट नहीं होगा। कौन कौन से 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं जरा आपको दिखाता हूं मैं। इस पर दिख रहे हैं, दूसरे कलर से लेता हूं, मान लो कि मैंने यहाँ पे वायलेट कलर ले लिया। तो एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है, देख लो वायलेट कलर से। आप जरा ध्यान से देखिएगा, मैं कलर इसीलिए बार बार अलग अलग बना रहा हूं। एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है और दूसरा ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है। तो आर वर्टेक्स है और इस वर्टेक्स पर एक ट्रायंगल ये वाला दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये वाला दिख रहा है। और बेस क्या है? तो बेस लाइन है पीटी।
और पीटी पर देख लो, इस वाले ट्रायंगल का बेस कितना है, ये लाइन है, और ऊपर वाले ट्रायंगल का बेस ये लाइन है, मतलब ये 9 है और ये 18 है। अगर बेस का रेशियो 9:18 का है, यानी एरिया का रेशियो भी 9:18 यानी 1:2, तो ये भी हो जाएगा 1:2। तो अगर 9 और 18 का अनुपात 1:2 है, लेकिन अगर ये 3 है तो ये उसका 2 गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्वेश्चन फिनिश हो गया, क्वेश्चन आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। आपसे पूछा गया है त्रिभुज PQU का क्षेत्रफल। PQU, ट्राइंगल PQU का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो मुझे कितना दिख रहा है, दिस इज 2 + 2 यानी कि 4। अब अपॉन में मुझे क्या दिख रहा है, अपॉन में मुझे यहां पर क्या दिख रहा है, अपॉन में ट्राइंगल PTR, ट्राइंगल PTR इसका एरिया मुझे लेना है। और PTR 3 + 6 कितना दिख रहा है, 9। 4:9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपके पास ऑप्शन नंबर डी है, अभी मैं दिखाऊंगा जब यह हट जाएगा। 4:9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4:9 इस प्रश्न का बिल्कुल सही वाला उत्तर है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। मैं एक बार एक क्विक रिकैप इस क्वेश्चन का कर दे रहा हूं ताकि आपको डाउट किसी तरह का ना रहे। ये ट्रायंगल था मेरे पास, ठीक है, यहां पर कुछ इस तरीके से मेरे पास एक फिगर था, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या दे रखी थी, मुझे कुछ कुछ मेजरमेंट दे रखी थी। सबसे पहले मैंने ये ऐसे मिला दिया और मैंने कहा कि दोस्त इस वाले वर्टेक्स पर ये ट्रायंगल बन रहा है और ये ट्रायंगल बन रहा है, यहां तक बात क्लियर है। मेजरमेंट कुछ मुझे यहाँ पे दे रखी थी, मैं देख ले रहा हूँ, जैसे 9 और 18 थी, तो मैंने लिख लिया यहां पर भैया ये 9 है, ये 18। तो अगर बेस का अनुपात 1:2 है तो एरिया का रेशियो भी 1:2 आ जाएगा, यानी कि ये पार्ट 1 आ गया, ये पार्ट 2 आ गया। फिर मैंने कहा इस वाले वर्टेक्स पर देखो और इस वाले वर्टेक्स पर देखो, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन सा, ये मैंने येलो कलर से इसको हाईलाइट किया, ये वाला पार्ट आपका, ये जो येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, एक ट्रायंगल आपके पास ये बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल आपके पास ये बन रहा है। अगर ये 2 है तो ये 2 है, इसका मतलब इस पूरे का एरिया कितना आ गया, 4 आ गया, जो हमें क्वेश्चन में निकालना था। पूरे का एरिया कितना आ गया, 4 आ गया, यहां तक कोई डाउट नहीं। फिर मैंने क्या किया, यहां पर इसको उठा के ऐसे मिला दिया। अब मैंने कहा इस वाले वर्टेक्स पर देखो, इस वाले वर्टेक्स पर आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। कौन कौन से, ये येलो कलर से मैंने ये मिला दिया और येलो कलर से ये मिला दिया, ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। अब इनका मेजरमेंट क्या था वो मैं यहां से देख ले रहा हूं, 8 और 24 था मेजरमेंट। तो अब भैया अगर ये 8 है, ये वाला कितना है, 8 है और ये 24 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात भी कितना आ जाएगा। अगर ये वर्टेक्स कॉमन है तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है। बेस का रेशियो 8 और 24 यानी 1:3 है, तो एरिया का रेशियो भी 1:3, तो ये 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और सबसे लास्ट में मैंने कहा कि इस वाले वर्टेक्स पर फोकस करो। इस वाले वर्टेक्स पर एक ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, इस वाले वर्टेक्स पर एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ये ब्लू कलर से, एक ट्रायंगल ये बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है। दोनों एक वर्टेक्स पर बन रहा है, बेस पे फोकस करो। ये 9 है, ये 18 है, 9 और 18 का अनुपात 1:2 है। पहले से ये 3 लिखा हुआ है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका एरिया 4 आया, इसका 9 आया, 4:9 इज द करेक्ट आंसर। तो सिर्फ 2 लाइन खींचकर हमने पूरे क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया, लेकिन ये 2 लाइन खींचने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने वैसे दोबारा एक्सप्लेन कर दिया, बट स्टिल इफ यू गाइस हैव एनी डाउट देन प्लीज फील फ्री टू रीच आउट। आप कमेंट में लिखिएगा, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत शानदार है। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था और बेहद शानदार क्वेश्चन था। आंसर जैसा मैंने आपको बताया 4:9, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं साहब, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यूक्लिड के जहन में एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 20 है, अन्य भुजा की लंबाई 10 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 80 है तब त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। अगेन मास्टरपीस क्वेश्चन, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल के सारे बेहतरीन क्वेश्चंस आपको यहां पर मिल रहे हैं। अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन। कैसे निकलेगा देख लो। अब मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसकी सबसे लंबी भुजा 90 है। मान लो कि मैंने ऐसा कुछ एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, कुछ भी बना लेता हूं मैं। इसकी सबसे लंबी भुजा 20 सेंटीमीटर है, एक अन्य भुजा की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं ट्रायंगल का एरिया 80 है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई बताओ क्या होगी। इसको निकालने के 2 तरीके हैं, दोनों बताऊंगा आपको, एक सिंपल तरीका और एक थोड़ा सा अच्छा तरीका।
देख लो, सबसे पहले क्या करो, अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है और निकालने का फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट, तो इसकी हाइट क्या होगी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर कुछ ऐसे यहां पर ड्रॉ कर दिया, इसको ऐसे मिला दिया, तब जाकर ये बना होगा। अब इसका एरिया की अगर मैं बात करूंगा तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हमारे पास हो जाएगा 1/2 बेस। अब बेस कितना है यहां पर 10 हो जाएगा, और ये हाइट क्या है h, तो इनटू में आ जाएगा h। ये इसका एरिया आ जाना चाहिए, आइडियली यही एरिया होना चाहिए, मुझे हाइट अभी पता नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इस ट्राइंगल का नॉमेनक्लेचर कर दूं, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, इसको मैंने डी कहा। अगर मैं त्रिभुज एडीसी की बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, ट्राइंगल एडीसी की बात कर रहा हूं, तो ट्राइंगल एडीसी में मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं, यानी 20 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और प्लस में आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा डीसी स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, एच प्लस में डीसी स्क्वायर, यही वैल्यू तो बनेगी, यही वैल्यू बननी चाहिए, और ये आपका पाइथागोरस थ्योरम यहां से बन रहा है। अब देख लो, यहां पर एक बात मुझे पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने कहा हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ 10 इंटू एच, लेकिन मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, यानी ये वैल्यू मुझे यहां पर 80 दे रखी है। 10 से मैं काटूंगा तो 8 बार जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू अपने को 16 यहां पे पता है, वो वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 400, 16 का स्क्वायर करोगे 256, और प्लस में डीसी स्क्वायर, 400 में से 256 जाएगा, 144 बचेगा, 144 इज इक्वल टू डीसी स्क्वायर, यानी डीसी इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। डी से लेकर सी तक की दूरी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। और अगर डी से सी तक की दूरी 12 है तो डीबी कितना आ जाएगा, डीबी आ जाएगा आपके पास 2, बोलो हाँ या ना, डीबी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या क्या है, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा तो ए बी है। अब आप देख लो ट्राइंगल एडीबी को, ट्राइंगल एडीबी, और ट्राइंगल एडीबी में आप पाइथागोरस लगा दो, तो पाइथागोरस क्या कहता है भैया, एच स्क्वायर, एच की वैल्यू 16 है यानी कि 16 का स्क्वायर, प्लस में 16 स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये बराबर आ जाएगा ए बी स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 256, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि दो अंडर रूट के अंदर 260, ये बराबर आ जाएगा ए बी का। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दिस इज द फाइनेस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही था, ठीक है। मैं आपको एक दूसरा तरीका भी अभी दूंगा, वो भी एक बड़ा प्यारा मेथड है, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ पता होना चाहिए। ये एक सिंपल सा तरीका है। मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया, मैंने हाइट मान ली और हाइट के बेस पे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट है, एरिया मुझे पता है, वहां से मैंने हाइट कैलकुलेट किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर पाइथागोरस लगाकर जो बेस है उसको एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लिया, फिर मुझे कुछ वैल्यू जो नहीं पता थी वो पता हो गई, फिर थर्ड साइड निकल आई। तो आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 260 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन को करने का एक बेहद बेहतरीन तरीका था। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो इसी क्वेश्चन को करने का एक और भी तरीका है। अब मुझे नहीं पता तो मैं ऐसे करूंगा कि ये है 20, ये है 10, ये अपने को पता नहीं, ये एंगल है थीटा। अभी मैंने हाफ ए बी साइन थीटा पढ़ा, तो मैं लिख सकता हूं 1/2 इंटू में 20 इंटू में 10 इंटू में साइन थीटा, और ये बराबर किसके है, 80 के। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, 80/100, यानी कि 4/5। साइन थीटा का मान कितने बराबर आ गया, 4/5। अब साइन थीटा अगर मुझे पता है तो मैं कॉस थीटा भी निकाल सकता हूं। कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 3/5 के बराबर आएगा। कई लोगों के मन में डाउट आएगा, साहब ये कैसे 3/5 आएगा, ट्रिगो नहीं पता। तो भैया एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये थीटा है, परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो बेस कितना आ जाएगा, 3। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 कॉस थीटा आ गया। अब कॉसाइन रूल लगाते हैं। कॉसाइन रूल क्या कहता है, कॉसाइन रूल यहां पर कहेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर
प्लस में 10 का स्क्वायर माइनस में ये वाली भुजा मान लो कि ये x थी तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में 20 इंटू में 10। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5, तो ये मैंने कितना लिख लिया है, दिस इज 3/5। और यहां से भी सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन को करने के मैंने दो अप्रोच आपको बता दिए, एक कंस्ट्रक्शन वाला तरीका बता दिया, दैट इज इवन बेटर मेथड। दूसरा साइन थीटा और कॉस थीटा का यूज करके भी हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो आपको जो तरीका बेहतर लगे, जिसमें आपकी समझ ज्यादा बेहतर है, आप उस तरीके को यहां पर ऑप्ट करिए। बट क्वेश्चन वाज रियली वेरी गुड, क्वेश्चन बेहद शानदार है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सेम आंसर आपको यहां से मिल जाएगा, दैट इज √260। जो मेरा आंसर यहां पे आया था वही यहां से मिलेगा। आप सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। करने को तो एक और तीसरा भी तरीका है, लेकिन बहुत बड़ा है। तीसरा तरीका है कि तीसरी भुजा x मानकर हीरोज फॉर्मूला लगा दीजिए, और हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा जाएगा। तो वो भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं जरा देखो। अब ये कह रहे हैं दी गई आकृति में PQRS एक क्वाड्रिलैटरल है, QR इज इक्वल टू 18, दिस पार्ट इज 18, बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहे हैं PS इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, यानी दिस साइड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। कह रहे क्वाड्रिलैटरल PQRS का एरिया, PQRS का एरिया क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करेंगे आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को? देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगेन राइट इट डाउन एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चतुर्भुज का एरिया निकालना है, और इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी हुई हैं वो कुछ चीख चीख के चिल्ला रही हैं। क्या चिल्ला रही हैं? 60 है, 60 है, 150 है, 120 और 150 270, 360 में से 270 घटाओगे कितना बचेगा? 90। तो मतलब ये तो क्या है आपके पास 90 डिग्री, ये आपके पास कितना है 90 डिग्री है। लेकिन अपने को और कुछ नहीं पता है। मैंने कहा वन ऑफ द अगेन मास्टरपीस क्वेश्चन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, इसी कंस्ट्रक्शन को फिर से किया। यहां पर अपने पास ये एक बेस है, ठीक है। यहां पर ये हल्का सा मुझे टिल्टेड दिख रहा है, तो मैंने इसको हल्का सा टिल्टेड कर लिया, कुछ इस तरीके से। जैसे ये टिल्टेड है मैंने वैसा ही कुछ ऐसा टिल्टेड कर लिया। यहाँ पर ये कुछ ऐसे दे रखा है, और ये वाली साइड कुछ ऐसे दे रखी, ठीक है। ये ऐसा कुछ हमारे पास कंस्ट्रक्शन मुझे दे रखा है, तो मैंने वैसा बना लिया, ठीक है। अब मैंने एक काम किया, अगर मैं ध्यान से देखूं दोनों 60 डिग्री पे हैं तो टिल्टेड तो ही है। मैंने क्या किया, इस फिगर में कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन क्या किया, मैंने इसको भी आगे बढ़ा दिया कुछ इस तरीके से, और इसको भी आगे बढ़ा दिया कुछ इस तरीके से। ये मेरे पास एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। समझने के लिए आप यहां पर इसको ऐसे बना के देख लो, ये ऐसे मिला दोगे और ये कुछ ऐसे मिला दोगे, तो ये एक ट्रायंगल का फॉर्मुलेशन हो जाएगा। उसी का रेप्लिका मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। बड़ा फिगर चाहिए तो बड़ा फिगर एक बारी मैं फिर से यहां पर बना देता हूं। अब बनाने के लिए, अब जब मुझे पता है कि एग्जैक्टली करना क्या है, तो मैं ऐसा ही एक फिगर ही बना दे रहा हूं। ये मेरे पास कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल बन गया, कुछ इस तरीके से। इनका नॉमेनक्लेचर मुझे दे रखा है P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। ये मुझे यहां पर दे रखा है, ठीक है। अब यहां पर कुछ कुछ वैल्यूज दे रखी हैं जिनका हम यूज कर लेंगे। ये पार्ट क्या है 60 है, ये पार्ट क्या है 60 है, ये पार्ट आपके पास 150 है, तो ये पार्ट कितना आ जाएगा 30। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया 90 डिग्री, तो दिस वन इज ऑल्सो 90 डिग्री। अब देखो यहां से दो बातें निकली। अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल को, यहां पर मैंने इसका ए नाम दे दिया, ए क्यू आर को जरा ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ए क्यू आर को, दो जो बेस पे एंगल बन रहे हैं दोनों 60-60 डिग्री के हैं। ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी दिस वन इज नथिंग बट 60 डिग्री। कोई डाउट नहीं होगा, या 90 30 60 से भी मैं 60 डिग्री फाइंड आउट कर सकता था, ठीक है। आपको ये मेजरमेंट दे रखा है कि ये कितनी है 18 और ये कितनी है 9।
अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री हैं तो ट्रायंगल कैसा होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। और अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अपने को पता है √3/4a²। यानी अगर मैं यहां पर कहूं कि साहब एरिया ऑफ ट्रायंगल AQR कितना होगा, AQR कितना होगा, तो ये आ जाएगा √3/4 a² विच इज 18 का स्क्वायर, 18 इंटू में 18। अब देख लो 18 गुणे 18 324/4, तो 81√3 आ जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी 81√3। यानी कि पूरे ट्रायंगल AQR का एरिया अपने पास आ गया 81√3। अपने को निकालना क्या है? इस क्वाड्रिलैटरल PQRS का एरिया निकालना है। अगर क्वाड्रिलैटरल PQRS का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे भैया? पूरे त्रिभुज में से ये जो ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट है, ये एक्स्ट्रा पार्ट अगर आप एक्सट्रैक्ट कर दो तो बात बन जाएगी। बोलो हाँ या ना? अगर एक्स्ट्रा पार्ट को आप एक्सट्रैक्ट कर दोगे तो सारा खेल हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, एकदम क्लियर है। आते हैं इसी पर। अब अगर मैं यहां पर आऊं तो बड़ा सिंपल सी बात है दोस्त, मेरे पास एक ट्रायंगल है, मैं इसको अलग से बना के दिखा दे रहा हूं, ये कुछ इस तरीके से। और इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, ये 9 है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। अगर आपको साइन रूल पढ़ा रखा है, मैंने खुद ही पढ़ा रखा है, और वहां पर एक रेशियो आता है, फिलहाल मैं बता दे रहा हूं आपको वो रेशियो क्या साइन रूल में बताया था, जरा बता दे रहा हूं। अगर कोई एक ट्रायंगल है इस तरीके से और इस ट्रायंगल में ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात 30 के सामने वाली साइड 1 होती है, 60 के सामने वाली साइड √3 होती है और 90 के सामने वाली साइड 2 होती है। कहां से आएगा? तो देख लो बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब सिंपल क्या है, इनका नेमिंग कर दे रहा हूं मैं ABC। तो अगर मैं यहां पर लगाऊं साइन रूल तो क्या लिखूंगा मैं? साइन, या इसको ऐसे लिख दे रहा हूं कि मैं क्या लिखूंगा? AB अपॉन में इसके सामने वाला एंगल विच इज साइन 30 डिग्री, ये बराबर आ जाएगा यहां पर दूसरा BC नहीं लेते हैं यहां पर, मैं ले लेता हूं यहां पर क्या? AC के सामने तो 90 है, तो मैं क्या ले रहा हूं यहां पर? √3 के सामने वाली, यानी कि BC, और अपॉन में क्या ले लूंगा? साइन 60 डिग्री, और ये बराबर आ जाएगा AC अपॉन में साइन 90 डिग्री। ये साइन रूल से मैं ले सकता हूं। अगर मैं ये साइन रूल से ले सकता हूं और ये बराबर एक कांस्टेंट मान लूं, तो भैया AB की बराबर AB का मान क्या आ जाएगा? AB बराबर आ जाएगा K साइन 30 डिग्री, BC बराबर आ जाएगा K साइन 60 डिग्री, और AC बराबर आ जाएगा K साइन 90 डिग्री। अगर मुझे रेशियो निकालना है तो इन्हीं का रेशियो निकाल लूंगा, 1/2 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो कितना आ जाएगा? 1√3 और 2, मतलब साइन 30 के सामने वाली भुजा अगर 1 यूनिट है तो साइन 60 के सामने वाली भुजा √3 होती है, साइन 90 के सामने वाली भुजा 2 यूनिट होती है। ये बहुत काम की बात है, बहुत जगह हम यूज करेंगे, बहुत जगह यूज करेंगे। आपके लिए होमवर्क है, 45, 90 डिग्री की अगर भुजाएं होंगी किसी ट्रायंगल में, सॉरी एंगल्स होंगे, तो उनके सामने वाली भुजाओं का अनुपात क्या होगा? अगर किसी ट्रायंगल्स के एंगल्स 30 डिग्री 120 डिग्री होगी तो उनके सामने वाली भुजाओं का अनुपात क्या होगा? ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां से 1√3 2 आ गया, ये आपको बताना जरूरी था। तो अब देख लो, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखूं और मुझे यहां पर 60 के सामने वाली पता है, मुझे पता है 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाली भुजाओं का अनुपात 1√3 और 2 होता है। अगर √3 के सामने वाली भुजा यहाँ पर 9 है तो 1 के सामने वाली भुजा कितनी होगी? 9/√3 इंटू √3/√3, यानी कि 3√3 आ जाएगी। नहीं समझ में आया? बता रहा हूं। अगर √3 के सामने वाली भुजा 9 सेंटीमीटर है तो 1 के सामने वाली भुजा 9/√3 होगी। क्या करूंगा? √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूंगा, ये आ जाएगा 3√3, यानी कि अपने पास वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 3√3। कितनी आ जाएगी? 3√3। बोलिए कोई डाउट है? अब अगर ये 3√3 आ गया तो मुझे इसका एरिया निकालना है।
अब देखो ये 90 डिग्री है तो 1/2, बेस कितना आ जाएगा 9 और हाइट कितनी आ जाएगी 3√3, यानी कि 27√3/2। एरिया ऑफ ट्राइंगल APS कितना आ जाएगा, मैं लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल APS, एरिया ऑफ ट्राइंगल APS कितना आ जाएगा, दैट इज 27√3/2, ये आ जाएगा 27√3/2। अब आपको निकालना है क्वाड्रिलैटरल का एरिया विच इज PQRS। तो क्या करोगे, पूरे ट्राइंगल में से ऊपर का आपको ट्राइंगल का एरिया घटा देना है। तो आंसर कितना आ जाएगा एग्जैक्टली 81√3, जो कि पूरे त्रिभुज का एरिया है। उसमें से ये ऊपर के राइट एंगल का एरिया, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया विच इज 27√3/2, माइनस में 27√3/2, ये मुझे घटाना है। 81 गुणे 2 162, 162 में 27, 162√3, इसमें से 27√3 आपने घटाना है। 12 में से 7 जाएगा, बचेगा 5, 15 में से आपके पास बचेगा 2, यानी कि 13, 135, ये वैल्यू बन जाएगी 135√3/2। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको आंसर नहीं दिख रहा तो मैं यहां पे दिखाता हूं, 135√3/2 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ये दिमाग कहां से आया कि मेरे को कंस्ट्रक्शन करना है, दैट विल टेक लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी होगी, ओनली देन आफ्टर यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि भैया ये एग्जैक्टली कैसे करना है। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन, पिछले जो 2-3 हमने क्वेश्चन किए ना, ये सारे के सारे बहुत शानदार क्वेश्चन थे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक देखने में छोटा सा टॉपिक है, बट इट इज नॉट दैट इजी, इट्स अ गुड वन, इट्स अ काफी गुड वन, अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया 135√3/2। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हूं मैं, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 6, अगेन एक माइलस्टोन क्वेश्चन CGL 2017 का। CGL 2017 का एक माइलस्टोन क्वेश्चन ये भी है, वैल्यूज आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये टाइप 2017 में पूछा गया। आपसे कहा गया दिए गए चित्र में PQR एक त्रिभुज है, चतुर्भुज ABCD इसके अंदर स्थित है। QD बराबर 2 सेंटीमीटर, QC बराबर 5 सेंटीमीटर, CR बराबर 3 सेंटीमीटर, BR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, PB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, PA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AD बराबर 3 सेंटीमीटर। चतुर्भुज ABCD का एरिया मुझे बताना है। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन, और कोई वैल्यू मुझे नहीं दे रखी। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं, तब मजा आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपके सामने एक क्या दे रखा है, ट्राइंगल, कुछ इस तरीके से। कुछ चीजें समझा दूंगा फिर मैं डायरेक्ट करूंगा, और इसके अंदर कुछ एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल दे रखा है। मान लो कि ये ट्राइंगल ABC था, ठीक है, मुझे बस कंसेप्ट समझाना है, बाकी आप लोग समझ जाओगे। वैल्यू कुछ भी दे रखे होंगे, दैट डजंट मेक एन चेंज। अब देख लो दोस्त, अगर मैं कहूं कि ये एंगल A है, इसकी वैल्यू कुछ रही होगी, कुछ भी रही होगी। अगर मैं कहूं यहां पर आपसे, इसका नाम मैंने रख दिया MNOP। अगर मैं कहूं यहां पर एक रेशियो लिखना, ध्यान से सुनना कौन से रेशियो की मैं बात कर रहा हूं, तो मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा भैया 1/2 AM इंटू में AN और इंटू में साइन एंगल A। बोलो हाँ या ना, 1/2 AM इंटू में AN और ये साइन A है, ऐसे लिख सकता हूं, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, नीचे आ जाइए। 1/2, अब पूरा देखो, अगर मैं ABC की बात कर रहा हूं तो पूरी साइड क्या आ जाएगी, AB इंटू में क्या आ जाएगा, AC, और बीच का एंगल तो कॉमन है, दैट इज साइन है। मैं ऐसे ही लिखूंगा, बोलो हाँ या ना, ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ। अब अगर ये बात मुझे समझ आती है तो मैं ऐसे क्वेश्चन में अब डायरेक्ट लिखूंगा एक चीज, क्या
कि मैं हाफ वाले पार्ट को भी नहीं लिखूंगा, जो एंगल कॉमन है वो भी नहीं लिखूंगा, मैं बस इतने पार्ट को लिखूंगा, तो कम से कम मेरा टाइम बचेगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, जैसे अब मैं देखूं यहां पर, इसके लिए मैं लिखूं एरिया ऑफ ट्राइंगल CNO, एरिया ऑफ ट्राइंगल CNO रेशियो में एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB, ये अगर मैं लिखूं तो देखो CNO ये एंगल C है, तो मैं क्या लिखूंगा 1/2 इंटू में CN यानी कि ये भुजा, ठीक है, और ये हो जाएगा CO इंटू में CO और इंटू में आपके पास आ जाएगा साइन C। मैं इस एंगल के लिए बात कर रहा हूं, बात क्लियर है। अपॉन में क्या आ जाएगा 1/2, और अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB की बात कर रहे हैं, मैं इसी एंगल के सापेक्ष बात कर रहा हूं, तो पूरी भुजा दैट इज AC, पूरी भुजा दैट इज BC, और ये कितना आ जाएगा आपके पास साइन C। अब अगर आप ध्यान से देखो, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, साइन C से साइन C कैंसिल आउट, लिखना मुझे कितना है CN इंटू CO, CN इंटू में CO अपॉन में CB इंटू में CA, यही बात लिखी हुई है। बस आपको ये समझाना है कि कहीं पर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अब कम से कम ये हाफ और ये साइन वाले पार्ट को मैं स्किप कर सकता हूं, मैं डायरेक्ट इस तरीके से भुजाओं को लिख सकता हूं, क्योंकि वी नो दैट एंगल इज कॉमन एंड हाफ इज कांस्टेंट, तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये बात अगर समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन जो अगला है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, मैं क्या करूंगा, मैं ये चीज तो मेंशन कर दूंगा। यहां पर 3 कंडीशन लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, मैं लिख रहा हूं यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना आ जाएगा भाई ये, तो देखो ये भुजा है 5, ये भुजा है 6, ये बीच का एंगल P है। तो अब देखो मैं क्या लिखूंगा 1/2 गुणे 5 गुणे 6 इंटू साइन P, नीचे के लिए 1/2 इंटू में दिस PQ विच इज 10, दिस PR दिस इज अगेन 10 और साइन P। तो मैं यही तो समझा रहा हूं कि हाफ और साइन P वाले पार्ट को स्किप कर दो, क्योंकि वो तो कैंसिल आउट ही हो जाना है। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 5 इंटू 6, ये आ जाएगा 5 इंटू में 6 अपॉन में PQR का मतलब ये पूरी भुजा विच इज 10, और दूसरी तरफ ये पूरी भुजा विच इज अगेन 10। ये वैल्यू हमारे पास बन गई, यानी अपने पास बन गया 30/100। बोलो कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, मैंने इस वाले एंगल के लिए अभी लिया था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ऐसे 3 ट्राइंगल यहां पे बन रहे हैं, अब मैं एंगल Q के लिए ले रहा हूं। तो देखो एंगल Q के लिए जब लेंगे तो क्या लेंगे, एक तरफ ये भुजा और फिर पूरी भुजा और पूरी भुजा। तो मैं फिर से लिख रहा हूं ट्राइंगल QCD के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल QCD अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, पूरा ही लिख रहा हूं क्योंकि PQR तो पूरा है। तो QCD जब लिखूंगा तो हाफ और साइन C तो गायब हो चुका, साइन Q गायब हो चुका, बचा कितना 2 इंटू 5, तो मैंने लिखा 2 इंटू 5 अपॉन में देख लो, इस बार जब मैं इस एंगल के सापेक्ष ले रहा हूं तो ये पूरी भुजा कितनी हो गई 5 3 8, तो ये आ गया 8, और दूसरी तरफ ये पूरी भुजा विच इज 10, तो ये कितना आ गया, ये आपके पास बन गया भैया 10/80। कोई डाउट नहीं होगा। अब तीसरी बार मैं एंगल R के लिए लूंगा। अब एंगल R के लिए जरा आप लोग कमेंट में लिखोगे भैया क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। तो मैंने तीसरी कंडीशन ले लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज RBC या RCB लिख लो, RCB रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ज्यादा फेमिलियर नाम है, अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब मैं ये लिखूंगा और ये किसके बराबर आ जाएगा, तो देखो RCB को देखो तो 2 भुजाएं हैं, दैट इज 3 इंटू 4 अपॉन में PQR का मतलब इस एंगल R के सापेक्ष एक भुजा ये है विच इज 8 और दूसरी भुजा ये है दैट इज 10। ऐसे लिख सकता हूं, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम क्लियर है, बढ़िया। अब देख लो ये कितना बन जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 12/80। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखना, तीनों केसेस में जो डिनोमिनेटर है दैट इज कॉमन विच इज PQR, तीनों केसेस में डिनोमिनेटर क्या है PQR, और अगर डिनोमिनेटर PQR है इसका मतलब ट्राइंगल का एरिया है जो कि आपका बराबर होना चाहिए, कहीं से भी निकाले बराबर, लेकिन मुझे बराबर दिख नहीं रहा है, यहां पे 100 दिख रहा है, यहां पे 80 दिख रहा है। बराबर करने के लिए क्या करोगे, एलसीएम लेते हैं या कुछ भी ऐसा कर लेंगे। तो जरा मैं यहां पे बराबर करता हूं, इनको क्या करता हूं, सबको 400 बनाता हूं, इंटू में 4 इंटू में 4 कर लो, इंटू में 5 कर लो, इंटू में 5 कर लो,
इंटू में 5 कर लीजिए, इंटू में 5 कर लीजिए। देख लो अब ये 400 है, ये भी 400 है, ये भी 400 है। क्यों कर रहा हूं? देखो पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर, अगर तीनों एक ही ट्रायंगल की बात हो रही तो बराबर करना भी पड़ेगा। अब ये बात अपने पास बन गई, ठीक है। अब देख लो जरा, अपने पास यहां तक आ गया। अब देखो जरा, पूरे ट्रायंगल का एरिया मैं कितना मान रहा हूं यहां पर? पूरे ट्रायंगल का एरिया मैं यहां पे मान रहा हूं 400, ठीक है। इस 400 में पी ए बी का एरिया मैं कितना ले रहा हूं? 90 ले रहा हूं, ठीक है। क्यू सी डी का एरिया कितना ले रहा हूं? 50 ले रहा हूं। आर सी बी का एरिया कितना ले रहा हूं? 60 ले रहा हूं। पूरे का है 400। ये जो तीन छोटू ट्रायंगल है इनका एरिया भी मैंने निकाल लिया है, तो जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज क्वाड्रिलेटरल। ये बात क्लियर है नहीं क्लियर है? फिर से समझा रहा हूं भाई, पूरे ट्रायंगल का एरिया पी क्यू आर का है 400, उसमें से 90 ये है, 50 ये है, 60 ये है, तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो इस क्वाड्रिलेटरल का होगा। लिख रहा हूं मैं इसको, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा 400 माइनस में 90, 50, 140, 60, 200। ये कितना आ जाएगा? 90, 50, 140 और 60, ये कितना आ जाएगा आपके पास? 200। बोलो कोई डाउट है इसमें? ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी। तो ये कितना बन जाएगा? 200 बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? 200 बन जाएगा। इसमें कोई डाउट है? कहीं पर कोई डाउट है तो जल्दी से पूछेगा। भाई मैंने क्या किया, ये मैंने पूरा देख लिया कि भाई 5 इंटू 6 यहाँ पे बन रहा है, ये वैल्यू 2 इंटू 5 बन रही है, ये वैल्यू 3 इंटू 4 बन रही है। नीचे वाला मैंने देख लिया कि भैया ये 8 था, ये 10 था, तो ये 8 इंटू 10, 8 इंटू 10, और यहाँ पर ये 10 है, ये 10 है, तो इस तरीके से वैल्यू बन गई। मैंने कहा जो डिनोमिनेटर है पी क्यू आर है, ये सब में बराबर होना चाहिए। मुझे यहाँ पर ये 100 दिख रहा है, यहाँ पर 80 दिख रहा है, यहाँ पर 80 दिख रहा है। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 400 बनाया। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 3 का गुणा नहीं होगा, 4 का होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। 400 तीनों का डिनोमिनेटर बनाया। अब देख लो यहां पर 5 का गुणा तो यहां पे 5 का गुणा, यहां 5 का गुणा तो यहां 5 का गुणा, यहां 4 का तो यहां 4 का। तो यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक है, दिस इज, ये कितना आ जाएगा? ये 120 हो जाएगा। ये कितना आ गया? 120। तो 120, 50, 170, 60, 230। तो टोटल था 400 और इन तीनों ट्रायंगल का एरिया कितना बन गया? 230। तो बचा कितना? 170। यानी इस ट्रायंगल का, जो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा दैट इज 170। कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं रियल फिगर में। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं। तो अब देखो दोस्त, इस ट्रायंगल का एरिया जल्दी से निकालते हैं। सब कुछ बता रखा है मैंने आपको। ये ट्रायंगल है पी क्यू एंड आर। ये भुजा कितनी है? देखो 5, 3, 8, 2, 10 है। ये भुजा कितनी है? 6, 4, 10 है। और ये क्यू आर कितना है? 5, 3, 8 है। यानी ट्रायंगल कैसा बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एरिया कैसे निकालेंगे? भैया यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4। हाइट कितनी आ जाएगी? अंडर रूट के अंदर 10 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 माइनस 16 यानी कि अंडर रूट 84, 2 अंडर रूट 21। ये बनेगा अंडर रूट के अंदर 84, जिसको मैं लिख सकता हूं 2 अंडर रूट में 21। ये आ गई इसकी हाइट। अगर हाइट आ गई तो एरिया कितना आ जाएगा? 1/2। बेस कितना है टोटल? 8 और हाइट कितनी आ गई? 2 अंडर रूट में 21। ये से आपका ये कट जाएगा 8 अंडर रूट 21। ये इस पूरे ट्रायंगल का एरिया है। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 8 अंडर रूट 21। यहां तक बात क्लियर है? क्वेश्चन खत्म है। अब पूरे ट्रायंगल का एरिया एक तरफ आ रहा है 8 अंडर रूट 21। आपने जो पी क्यू आर का एरिया निकाला है वो 400 निकाला है, तो मैं कह सकता हूं ये 400 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू है 8 अंडर रूट 21। बोलो हाँ या ना? क्योंकि ट्रायंगल का एक्चुअल एरिया मैंने निकाला है विच इज 8 अंडर रूट 21, लेकिन मैंने जो आप पर रेशियो से निकाला था दैट इज 400 यूनिट। तो 400 यूनिट बराबर 8 अंडर रूट 21। आपको चाहिए क्वाड्रिलेटरल का एरिया, यानी 170 यूनिट की वैल्यू चाहिए। कितनी आ जाएगी? 8 अंडर रूट 21 अपॉन में 400 इंटू में 170 इंटू में 170। ये आपके पास आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर ABCD का क्षेत्रफल। अब आप कैलकुलेट यहां से कर सकते हो। अब आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? अब भैया देख लो, ये और ये तो कट जाएगा,
8 से ये 5 बार चला जाएगा, तो ये बनेगा 17√21 डिवाइडेड बाई 5। एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD ये बनेगा 17√21 बटे में 5। दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको आंसर देखना है ऑप्शन में, ये देखो आपको दिख रहा है 17√21 बटे 5, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आप देख पा रहे होगे कि एरिया पे कितने बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं, हर एक क्वेश्चन में लॉजिक कितने शानदार हैं, इसीलिए मैं जानबूझ के एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके आया है और इसमें सारे ही क्वेश्चन एक से एक धुरंधर क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आया होगा, मजा आ रहा होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा चला गया है, लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं वैरायटी नहीं कराऊं, या तो 2 पार्ट में करता, ये एक पार्ट हो सकता था, बट 5 ही 7 क्वेश्चन कराने थे, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत कुछ कवर करते हैं। एक लेवल की क्लैरिटी आपके पास आ गई होगी इससे, ठीक है। तो ये आंसर आ गया यहां पर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं जरा देखो, दिए गए ट्रायंगल ABC में AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, AD एंगल BAC का एंगल बाइसेक्टर है, जो कि मुझे यहां पे दिख रहा है। तो AD की लंबाई बताओ। एंगल बाइसेक्टर की लेंथ, कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता। एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालने का तो कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, या तो टाइप ऑफ ट्रायंगल पता हो तो शायद निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं। कैसे करेंगे, अभी देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, हम उसी का अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो और आप तुरंत आंसर निकाल पा रहे होगे। कैसे करेंगे जरा समझते हैं। देखो, मैं यहां पर एक ट्रायंगल नंबर 1 ये है और ट्रायंगल नंबर 2 ये है। अगर मैं दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दूं, 1 और 2 के एरिया को जोड़ दूं, तो पूरे का एरिया आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। मैंने मान लिया कि ये x है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, हाफ AB साइन थीटा से 1/2 8x साइन 30 डिग्री, ये आ जाएगा इसका एरिया। अब दूसरे का निकाल लो, 1/2 ये आ जाएगा कितना 12, भुजा कितनी है दूसरी x, और ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री। तो मैंने क्या किया, ये ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 के एरिया को उठा के जोड़ दिया, और ये दोनों एरिया किसके बराबर होंगे, ये दोनों एरिया बराबर होंगे पूरे ट्रायंगल के एरिया के, विच इज 1/2, और ये आ जाएगा 8 इंटू में 12 इंटू में साइन 60 डिग्री, क्योंकि पूरा कितना है 60 डिग्री। बोलो हाँ या ना, कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर होगा। और अगर ये बात आपको क्लियर है तो क्वेश्चन फिनिश है। देख लो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, मैं यहीं पे लिखते जा रहा हूँ वैल्यू। साइन 30 का मान कितना आ जाएगा 1/2, तो ये मैंने लिख लिया 1/2। साइन 30 का मान अगेन कितना आ जाएगा 1/2, तो दिस वैल्यू इज अगेन 1/2। और साइन 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2, तो मैंने इसको लिख लिया √3/2, सॉरी √3/2, ये आ जाएगा √3/2। सॉल्व करते हैं। अब देख लो, ये कितना हो जाएगा, ये 4 है, 4 से 2 बार चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x, प्लस में ये 4 है, ये 3 बार चला जाएगा, बन जाएगा 3x, बराबर किसके आ जाएगा, ये 4 है, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो ये बनेगा 24√3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 24√3 डिवाइडेड बाई 5, और यही x आपको निकालना था। एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालनी थी, विच इज 24√3/5। आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है जरा देखिएगा, 24√3/5 यहां पे छुप रहा है, यही ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 24√3/5 इज द करेक्ट आंसर। तो हमने क्या किया, सिंपल सा लॉजिक, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन था, बस उसको एरिया को स्प्लिट कर दिया एंड वी गॉट द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 8। ट्रायंगल ABC की भुजाओं BC, AC और AB पर बिंदु D और E और F इस प्रकार है कि AB रेशियो BF दे रखा है, AE रेशियो AC दे रखा है, BD रेशियो दे रखा है, DEF का क्षेत्रफल दे रखा है, CD का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दिस क्वेश्चन इज होमवर्क। हिंट आपको दे रहा हूं मैं क्वेश्चन के, पहले फिगर बनाइए। फिगर बनाने के बाद अल्टीमेटली जो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि एक पार्ट का एरिया और ट्रायंगल का एरिया, एक पार्ट का एरिया और ट्रायंगल का एरिया, वैसा ही कुछ एक क्वेश्चन होगा। ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो आई विल टेक दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट सेशन। आपको पूछना है, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। और इसी के साथ भैया आज का सेशन फिनिश। थोड़ा सा लंबा सेशन रहा, लेकिन क्वेश्चन काफी फ्रूटफुल थे, काफी आई ओपनिंग थे, तो क्वेश्चन करने में मजा आया होगा। आई होप ये सारे क्वेश्चंस में मजा आया होगा। ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस और कंटेंट के लिए भैया गैलेक्सी क्लासेस को फॉलो कर लो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और
इसकी आपको क्या मिल जाएगी, क्विज भी मिल जाएगी। कहां पे मिलेगी, गैलेक्सी क्लासेस के ऐप पर, वेबसाइट पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहां से आपको इसकी क्विज मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो भैया लग जाओ और तैयारी करो, आपको आप हर तरीके से पूरा कंटेंट सपोर्ट मिल रहा है। यानी आपकी रेगुलर सीजीएल की क्लासेस में मंडे से लेकर सैटरडे तक ले रहा हूं। दूसरा, वीकली आपको इस तरीके के स्पेसिफिक टॉपिक के वीडियोस मिल रहे हैं। तीसरा, अगर आपकी और कोई रिक्वायरमेंट है, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली टेक ऑल द रिक्वायरमेंट्स दैट इज नेसेसरी फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। अल्टीमेटली इस बार गणित में 90 में 90 मारना है मेंस में, और प्रीलिम्स में मारना है 50 में से 50। कट ऑफ का टेंशन नया नहीं लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कि वेंसडे आपको ये वाला वीडियो, बाकी मंडे को तो सुबह 11 बजे हम मिल ही रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय एंड गुड नाइट, थैंक यू।